जय हिंद। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में अपन नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन किसे कहते हैं? सबसे पहले प्राकृतिक विभाजन को समझते हैं। तो प्राकृतिक विभाजन यानी कि किसी भूभाग के या किसी क्षेत्र की वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टियाँ, वहाँ के पर्वत पठार और नदियों के आधार पर उस भूभाग को बांट देना, है ना, वहाँ का प्राकृतिक विभाजन कहलाता है। तो मध्य प्रदेश को प्राकृतिक भू विविधता द्वारा कितने भूभाग बांटा गया? 3 भूभाग बांटा गया। कौन कौन से? मध्य का उच्च पठार, मध्य का उच्च प्रदेश। कौन सा? मध्य का उच्च प्रदेश। दूसरा भाग था मध्य का उच्च प्रदेश। दूसरा भाग था सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रृंखला। कौन सी? सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रृंखला। और तीसरा भूभाग था पूर्व का पठार। कौन सा? पूर्व का पठार। इन 3 भूभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश को बांटा गया, है ना। इसके साथ सन 2000 से पहले, है ना, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ, तब दंडकारण्य का पठार और माही नदी का बेसिन, ये 2 पठार और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो इस प्रकार सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत 5 पठार पाए जाते थे। कौन कौन से पाए हो गए? एक तो मध्य का उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा पूर्व का पठार, चौथा दंडकारण्य का पठार और पांचवा माही नदी का बेसिन। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो दंडकारण्य का पठार और माही नदी का बेसिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चला गया। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 पठार पाए जाते हैं। कौन कौन से? मध्य का उच्च प्रदेश, है ना, मध्य का उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला और पूर्व का पठार। लेकिन प्राकृतिक भू विविधताओं द्वारा इस जो मध्य का उच्च प्रदेश था, जो कि उल्टे कटोरी के आकृति जैसा है, कैसा है? उल्टे कटोरी के आकृति जैसा। तो इसको पुनः 5 भागों में बांट दिया। कितने? पुनः 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से? एक भाग बांट दिया मालवा का पठार, दूसरा मध्य भारत का पठार, तीसरा रीवा पन्ना का पठार, चौथा बुंदेलखंड का पठार और पांचवा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। क्या बोला मैंने? कि मध्य के उच्च प्रदेश को, मध्य के उच्च प्रदेश को 5 भूभागों में बांट दिया। किस किस भूभाग में बांटा? एक तो मध्य भारत का पठार, दूसरा बांटा मालवा का पठार, तीसरा बांटा रीवा पन्ना का पठार, चौथा बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को बांट दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7 पठार पाए जाते हैं। 7 पठार अपन ने देखे। कौन कौन से देखे? एक तो मध्य भारत का पठार, दूसरा देखा अपने मालवा का पठार, तीसरा देखा बुंदेलखंड का पठार, चौथा देखा रीवा पन्ना का पठार, पांचवा देखा सोन घाटी क्षेत्र। कौन सा? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। चौथा देखा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला और 7वां अपना है पूर्व का पठार। इस प्रकार 7 पठार पाए जाते हैं। अब इन 7 पठार के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, या कौन कौन से पर्वत श्रृंखला आती है, ये कितने प्रतिशत या कितने किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, ये अपन इस टॉपिक में पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं मालवा के पठार को। तो मालवा के पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ? मालवा के पठार का निर्माण हुआ ज्वालामुखी के लावे, यानी कि ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है, वो लावा जब पृथ्वी पर आता है तो वातावरण के हवाओं के कारण या किसी बारिश वर्षा के कारण वो लावा ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो चट्टान का रूप धारण कर लेता है। क्या क्या बोला मैंने? कि ज्वालामुखी का जो लावा बाहर निकलता है वो हवा द्वारा ठंडा होने के बाद एक चट्टान का रूप धारण कर लेती है। चट्टान का रूप धारण कर लेता है, उस चट्टान को अपन बोलते हैं आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। और इन आग्नेय चट्टान का जो बेसाल्ट रूप होता है, कौन सा रूप होता है? बेसाल्ट रूप। आग्नेय चट्टान का जो बेसाल्ट रूप होता है उसके उसके द्वारा मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पे मिट्टियां कौन सी पाई जाती है? तो इसी बेसाल्ट रूप के क्षरण के कारण यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी का पाई जाती है। किस कारण से पाई जाती है? कि बेसाल्ट रूप का जो आग्नेय चट्टान का बेसाल्ट रूप है उसके क्षरण के द्वारा यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अभी काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक मिट्टियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की मिट्टियों के अंतर्गत पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर पठार के बारे में पढ़े तो जितना इंपॉर्टेंट पठार के बारे में उस हिसाब से अपन पढ़ते हैं, है ना। और इसी प्रकार जो चट्टानों के बारे में कि आग्नेय चट्टान क्या होती है, बेसाल्ट चट्टान क्या होती है, आद्य महाकाल की चट्टान क्या होती है, जुरासिक काल की चट्टान कौन सी होती है, ये हम चट्टानों वाले टॉपिक में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन सिर्फ मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के तहत यानी उसके दृष्टिकोण से जो जो आईएमपी चीजें हैं उसी को कवर अप करेंगे। तो क्या बोला मैंने कि मालवा के पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ? निर्माण हुआ ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से बनी आग्नेय चट्टान के बेसाल्ट रूप से। किससे? बेसाल्ट रूप से। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसी बेसाल्ट रूप के क्षरण के कारण
क्या उसी बेसाल्ट रूप के क्षरण के कारण यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी में क्या क्या उत्पादित होता है, तो काली मिट्टी में यहाँ पर गेहूं की अधिकता, कपास की अधिकता और सोयाबीन की अधिकता होती है। यहाँ गेहूं, कपास और सोयाबीन अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है। गेहूं की अत्यधिक उत्पादकता के कारण ही मालवा के पठार को क्या बोला जाता है, गेहूं की डलिया। क्या बोला जाता है, गेहूं की डलिया। तो मालवा के पठार को क्या बोला जाता है, गेहूं की डलिया। किस कारण, गेहूं के उत्पादन के कारण। यहाँ देखते हैं अपन, तो मालवा के पठार की जो जलवायु है, मालवा के पठार की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। ये पूरा टॉपिक है जलवायु का, अलग से जलवायु टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मालवा के पठार की जो जलवायु है किस प्रकार की है, समशीतोष्ण प्रकार की है ना। यहाँ पर ना तो अत्यधिक ठंड पड़ती है, ना ही अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और ना ही अत्यधिक वर्षा होती है। यानी कि सामान्य मौसम रहता है यहाँ पे हमेशा। ना अत्यधिक ठंड रहेगी, ना अत्यधिक गर्मी रहेगी, ना ही अत्यधिक वर्षा रहेगी। इसलिए इसे चीनी यात्री फाहियान द्वारा, किसके द्वारा, चीनी यात्री फाहियान द्वारा, जिसकी पुस्तक है फो क्यू की, कौन सी पुस्तक है, फो क्यू की, उसके अंतर्गत मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बतलाया गया है। किसने बताया, चीनी यात्री फाहियान द्वारा। किस पुस्तक के अंतर्गत, फो क्यू की। ये चीनी यात्री फाहियान का यात्रा वृत्तांत है। कौन सा है, यात्रा वृत्तांत। उसके अंतर्गत मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो अत्यधिक ठंड पड़ती है, ना ही अत्यधिक गर्मी होती है, ना ही अत्यधिक वर्षा होती है। इस कारण यहाँ की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा जाता है। यहाँ देखते हैं अपन, तो मालवा के पठार में पूर्व के क्षेत्र में साल के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, और पश्चिम के क्षेत्र में सागौन के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी ऊंची चोटी है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, जो कि मऊ तहसील के अंतर्गत आती है ना। ये जानापाव पहाड़ी पाती है, जो 881 मीटर के साथ मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी। यहीं पर एक धजारी चोटी भी है, जो कि 810 मीटर होती है, और जानापाव की ऊंचाई है 854 मीटर है। यहीं से अपने चंबल नदी का उद्गम होता है। जानापाव की पहाड़ी से 854 मीटर की ऊंचाई से चंबल नदी का उद्गम होता है ना। इस प्रकार क्या देखा आपने कि मालवा के पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ। मालवा के पठार पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार पाया जाता है, पठार होता है। यह पूरे मध्य प्रदेश का 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि पूरे प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.62%, कितना 28.62% पाया जाता है। इस प्रकार मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है ना, पठार है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार देखते हैं, मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार 32,886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने, 32,886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का 10.7% होता है। कितना होता है, 10.7% होता है ना। 32,886 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल है। इसके अंतर्गत नीमच मंदसौर के साथ साथ श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले आते हैं। और मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के अलावा ऊपर राजस्थान और इधर से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये 32,886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना, 32,886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का कितना होता है, 10.7% होता है। अब देखते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो मालवा के मध्य भारत के पठार का निर्माण चंबल और उसकी सहायक नदियों, किसके द्वारा, चंबल और उसके सहायक नदियां। कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदी काली सिंध, पार्वती, शिप्रा और बेतवा, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, इनके द्वारा, जो इनकी सहायक नदियां, उनके अपर्दन के द्वारा, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी है ना, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है इस पठार का निर्माण। इसलिए यहाँ पर कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, अगर नदियों के द्वारा अपर्दन करके जो मिट्टियां लाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टियां होती है। जैसे गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होगी, चंबल के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होगी। इसलिए यहाँ की मिट्टी जलोढ़ प्रकार की होती है। इसलिए जलोढ़ मिट्टी में कौन सा अनाज की उत्पादकता होती है, जलोढ़ मिट्टी में मोटा अनाज ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे सरसों, मक्का और बाजरा की अत्यधिक उत्पादकता होती है। कौन सी, सरसों, बाजरा और मक्का की। उस सरसों की अत्यधिक उत्पादकता के कारण, क्या बोला मैंने, सरसों की अत्यधिक उत्पादकता के कारण, सरसों की अत्यधिक उत्पादकता के कारण ही मध्य भारत के पठार को क्या बोला जाता है, सरसों की हांडी बोला जाता है। मध्य भारत के पठार को क्या बोला जाता है, सरसों की हांडी बोला जाता है। किस कारण से,
यहाँ पर मोटे अनाज में सरसों की अत्यधिक उत्पादकता के कारण। यहाँ की जलवायु देखेंगे तो यहाँ की जलवायु होगी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होगी, जहाँ पर ठंड अधिक होगी। क्या होगी? ठंड अधिक होगी, गर्मी भी अधिक होगी, लेकिन वर्षा कम होगी। क्या होगी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में ठंड तो अधिक होती है ना, गर्मी भी अधिक होती है, लेकिन वर्षा कम होती है। इसलिए कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर सॉरी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? पर्णपाती वन पाए जाते हैं, है ना। कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार अपन देखेंगे, आगे चलेंगे तो बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? तीसरा पठार बुंदेलखंड का पठार, जो कि 23,736 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार, तो 23,736 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि पूर्ण मध्य प्रदेश का 7.7% होता है। कितना होता है? 7.7%। इस पठार का निर्माण ग्रेनाइट और निस्ट चट्टानों के मिश्रण से हुआ। किसके? ग्रेनाइट और निस्ट चट्टानों के मिश्रण। इन चट्टानों के कारण यहाँ पर लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। कौन से? ग्रेनाइट और निस्ट चट्टानों के क्षरण के कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल और काली मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल और काली मिट्टी पाई जाएगी। इस प्रकार यहाँ की जलवायु भी महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ पर भी अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी और कम वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर भी सरसों और मक्का की अधिकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी पठार पूरी तरह से मध्य भारत के पठार के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ की जलवायु लगभग सेम ही होती है। लेकिन यहाँ की चट्टानें जो ग्रेनाइट और नीस की होती है, उस कारण यहाँ की मिट्टी थोड़ी लाल और काली होती है। लाल और काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मुख्य नदियां कौन सी है? बेतवा और बीना। कौन सी? बुंदेलखंड की बेतवा और बीना। बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है। कौन सी? बेतवा नदी को। बेतवा नदी को ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? बेतवा नदी को। इसको बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और बुंदेलखंड का पठार जो है ना, बुंदेलखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इतने बड़े क्षेत्रफल में भी फैला हुआ है। ये इधर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, इधर फैला हुआ है। यहाँ पर झांसी ललितपुर जिले आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के, जिसके अंतर्गत भी बुंदेलखंड का जिला फैला हुआ है, बुंदेलखंड का पठार फैला हुआ है। यही की तो थी रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड का पठार, है ना। उसके बाद देखते हैं अपन रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार में रीवा पन्ना का पठार 31,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ। इसे 31,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा पठार है, जो कि 10.37% होता है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% होता है, जहाँ पर कैमूर एवं भांडेर पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है। कौन सी? कैमूर और भांडेर पर्वत श्रृंखला रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती है। यहाँ का निर्माण विंध्य के कगार क्षेत्र, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ से फैली हुई है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है ना, इसका जो कगार क्षेत्र होता है, मतलब कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर से जो हवाएं चलती है, उनकी हवा के द्वारा उड़ा के ले जाई गई मिट्टी के द्वारा, है ना। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कगार यानी ऊपर से उड़ाकर हवा द्वारा उड़ाकर ले जाई गई मिट्टी के बिछाव के कारण यहाँ के इस पठार का निर्माण हुआ है ना। कगार क्षेत्र घिस गए हवाओं के कारण, इस कारण यहाँ के विंध्य के पठार इस हिमालय के कगार के घिस जाने के कारण, है ना, इसलिए इसको कचारी क्षेत्र बोलते हैं। इस कचारी क्षेत्र को घिस जाने के कारण यहाँ का इस पठार का निर्माण हुआ। कौन से पठार का? रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्र निर्माण हुआ, जो ये कितना है? 31,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके कगार के क्षेत्र के कारण यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल, पीली और काली। कौन कौन सी? लाल, पीली और काली मिट्टियां यहाँ पाई जाएगी। और लाल और पीली मिट्टी होने के कारण यहाँ पर फसल चावल और गन्ना की अत्यधिक उत्पादकता होती है। किसकी? चावल और गन्ने की। किस कारण? यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी चावल के लिए अत्यधिक अच्छी रहती है, इसलिए यहाँ पर चावल व गन्ना अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती है? एक तो अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी, केन नदी, टोंस नदी और बियर नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। किसकी प्रमुख नदियां? रीवा पन्ना के पठार की। बियर नदी के ऊपर चचाई जलप्रपात आता है। चचाई जलप्रपात बियर नदी बनाती है यहीं पर, इसी रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत। उसके बाद अपन देखेंगे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र को। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र जो कि 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ
पूरे मध्य प्रदेश के 26% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने? मध्य प्रदेश के 26% क्षेत्रफल में, जो कि मालवा के पठार के बाद, इसके मालवा के पठार के बाद मध्य प्रदेश के दूसरा सबसे बड़ा पठार है। इसके मालवा के पठार के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, जो 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 26% होता है। देखते हैं तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के ऊपर की ओर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला तथा नीचे सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला आती है, और दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला तथा पूर्व में पूर्व का पठार और पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला तथा राजपीपला की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसलिए यहाँ की नदियां जो कि सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला और ऊपर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर गुजरती है। इसलिए नर्मदा नदी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। ये दोनों ओर से पठारी क्षेत्र से मतलब पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ मिट्टियों का ज्यादा जमाव नहीं ले जा पाती। इसलिए ना तो डेल्टा का निर्माण न करते हुए किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। इस प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा नदी एस्चुरी बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है। उसके बाद देखेंगे अपन तो नर्मदा, यहाँ का पूरा क्षेत्र नर्मदा और सोन घाटी के कारण होता है। यहाँ पे अत्यधिक कृषक वर्ग इसी क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पर जायद फसलें अत्यधिक होती है। जायद फसलें कौन सी? जो कि सब्जी वाली फसल, यानी तरबूज, खरबूज, भिंडी, तिरोई, गिलकी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होती है। इसलिए अत्यधिक उत्पादित होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश की अन्न की पेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न की पेटी। मध्य प्रदेश की अन्न की पेटी किसे कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र को मध्य प्रदेश की अन्न की पेटी भी कहा जाता है ना। उसके बाद देखेंगे अपन सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला को। तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ, कितने? 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा पठार है। कौन सा? तीसरा बड़ा पठार है 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का 11% क्षेत्रफल आता है। पूरे मध्य प्रदेश का टोटल 11% क्षेत्रफल सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर उत्तर में नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र तथा पश्चिम में पूर्व का पठार और पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियां आ जाती है ना। मैकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश का सबसे गहरा स्थान कौन सा? पातालकोट अवस्थित है। कौन सा सबसे गहरा स्थान? पातालकोट अवस्थित है। तथा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तथा मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, जो कि मैकाल पर्वत के अंतर्गत धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर है। कौन सी? 1350 मीटर। इसे पूर्वी सतपुड़ा या मैकाल पर्वत या महादेव पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या? पूर्वी सतपुड़ा, मैकाल पर्वत या महादेव पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान यानी कि सबसे गहरा स्थान कौन सा? पातालकोट भी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश का सबसे गहरा स्थान पातालकोट सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, जो कि 111 से 117 किलोमीटर गहरा है। यहाँ पर पातालकोट के अंतर्गत भारिया जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? भारिया जनजाति, जिसे कि क्या कहा गया है? भारिया जनजाति को, भारिया जनजाति जिसे जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगलियों का भी जंगली, भारिया जनजाति पाई जाती है। यहीं पर सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही पंचमढ़ी पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है। पंचमढ़ी का सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के साथ, जहाँ पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी, जो कि 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की औसत वर्षा कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। अब देखते हैं अपन पूर्व का पठार, जो कि 25,000 वर्ग किलोमीटर, कितने? 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ वहाँ पूरा मध्य प्रदेश का 7% क्षेत्रफल में पाया जाता है। कौन सा? पूर्व का पठार। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण आद्य महाकाल की चट्टान या जुरासिक काल की चट्टानों के द्वारा हुआ था। इसका पूर्व का पठार का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? आद्य महाकाल की और जुरासिक काल की चट्टानों के द्वारा हुआ था। आद्य महाकाल की चट्टान और जुरासिक काल की चट्टान के कारण यहाँ की मिट्टियां लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, और लाल और पीली मिट्टी होने के कारण
रीवा पन्ना की पठार की तरह ही यहाँ पर भी चावल की फसल अत्यधिक होती है, लेकिन यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु। इसका कारण ये है कि इसके पश्चिम में धूपगढ़ यानी कि मैकाल पर्वत श्रृंखला है, और इधर से आने वाली बंगाल अरब सागर की शाखा से होने वाली वर्षा, यहाँ की अरब सागर से होने वाली शाखा की वर्षा इधर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से टकराकर यहीं पर हो जाती है, और उधर से बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा की वर्षा जो कि बंगाल की खाड़ी से आती है, वो भी इधर मैकाल पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से टकराकर इसी क्षेत्र में बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु क्या होती है, मानसूनी प्रकार की होती है। और मानसूनी प्रकार की होने के कारण यहाँ की वृक्ष पर किस प्रकार के होते हैं, अर्धपर्णपाती वन होते हैं। कौन से अर्धपर्णपाती वन होते हैं। और यहाँ की वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। कितनी, 125 सेंटीमीटर वर्षा पाई होती है यहाँ पर। कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर उल्टा लिख दिया ना, वर्षा कितनी वर्षा होती है, 125 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इस प्रकार अपन ने देखा मध्य प्रदेश के सभी पठारों को। कौन कौन से पठार देखे अपने, ऊपर से देखा अपने मध्य भारत का पठार जो कि 10.7% के साथ मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा पठार है। कितना, 14 सबसे बड़ा पठार है मध्य भारत का पठार। उसके बाद देखा मालवा का पठार जो कि 28.62% के साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, जिसके अंतर्गत 881 मीटर में सिगार चोटी और जानापाव की 854 मीटर जानापाव की चोटी, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसी प्रकार रीवा पन्ना का पठार जो कि 10.37% के साथ मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा पठार, तथा नर्मदा सोनघाट क्षेत्र जो कि 26% के साथ मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। देखा था हमने सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। कौन सी, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला जो कि 11% क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा पठार है। उसके बाद देखा हमने पूर्व का पठार जो कि 7% के साथ मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार, कौन सा, पूर्व का पठार। उसके बाद देखा हम बुंदेलखंड का पठार जो कि 7% के साथ मध्य प्रदेश का छठा सबसे बड़ा पठार है, तथा मध्य भारत का पठार जो कि 10.7% के साथ मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा पठार होता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का पूरा प्राकृतिक विभाजन देखा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की मिट्टियां या मध्य प्रदेश के जो चट्टान है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। यानी कि जो अभी अपनों आद्य महाकाल की चट्टान, आयने चट्टान और जो भी बिहार विंध्य का गगारी क्षेत्र वगैरह जो भी देखा, ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है और इनका निर्माण किस प्रकार हुआ, यह अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।